नमस्कार दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी के मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। उसकी स्किन का 1 इंच भी नहीं बचा हुआ था। ये सच्ची घटना 31 दिसंबर 2022 की रात 1 जनवरी 2023 की सुबह दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ था। चलिए आगे जानते हैं इस पूरी दास्तां को इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल दिल्ली के अमन विहार इलाके में एक अंजलि नाम की लड़की रहती थी, जिसकी उम्र अभी 23 वर्ष ही थी। इसका पूरा परिवार भी यहीं रहता था। अंजलि के पिता की मृत्यु को 8 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। 8 वर्ष जो है बीत चुके थे। अंजलि की माँ की दोनों किडनियां ही खराब थी और अब इनसे कोई भी काम नहीं होता था। अंजलि की जो बड़ी बहन थी उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और एक भाई था जो अंजलि से छोटा था, जो अभी अपनी जो पढ़ाई है वो कर रहा था। और अब पूरे परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो अंजलि पर आ चुकी थी। वो घर परिवार का खर्च चलाती थी सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में। ये अंजलि अपने परिवार को पालने के लिए न सिर्फ नौकरी कर रही थी, बल्कि पार्ट टाइम इवेंट मैनेजर का जो काम होता है, इवेंट मैनेजमेंट का, वो भी कर रही थी। आपको पता ही होगा कि दिल्ली में बहुत सारी पार्टीज हर दिन किसी ना किसी ओकेजन पर या वीकेंड्स वगैरह पर जो है ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। इवेंट मैनेजमेंट का काम दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर होता है और इसी का फ़ायदा जो अंजलि है उसे भी मिल रहा था। नए साल की शाम आते ही एक इवेंट मैनेजर का कॉल आता है अंजलि के पास। उसे कहता है आज उसका एक इवेंट है, उसे पूरे इवेंट को मैनेज करना है, वहाँ का डेकोरेशन संभालना है, गेस्ट को मैनेज करना है, खाने पीने का जो चीज़ें हैं उनको भी मैनेज करना है। अंजलि कहती है कहा ओके सर, ठीक है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। न्यू ईयर की जो शाम थी अब शुरू हो चुकी है। ऑब्वियसली यहाँ पर अंजलि प्लान करती है। उसने अपने माँ को बताया, माँ मेरा आज यहाँ पर इवेंट है, मुझे अभी निकलना होगा। बताया कि अभी न्यू ईयर की पार्टी है और मुझे आने में देर हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे तक तो सेलिब्रेट करेंगे ही और पार्टी ख़त्म करने के बाद भी तो सब कुछ निपटाने में, समेटने में 1-2 घंटा लग ही जाएगा। उसकी माँ ने कहा ठीक है, तुम्हारा काम है, तुम करो, कोई बात नहीं। लेकिन अंजलि ने माँ को अभी इस एड्रेस के बारे में कंप्लीट जो है जानकारी नहीं दी थी। ये जो होटल है रोहिणी में मौजूद एक होटल है और उस होटल के अंदर पार्टी को मैनेज जो कर रही है वो अंजलि कर रही थी। घर से वो शाम को बाहर निकलती है और उसने अपने दोस्त के घर जाती है, स्कूटी लेकर घर गई और उसके बाद अपनी दोस्त को बिठाती है और अंजलि और उसकी जो दोस्त है वो होटल में पहुंच जाती है। उस होटल के बाहर जो लगे सीसीटीवी कैमरा है उसमें अंजलि की दोस्त और अंजलि जो है स्कूटी पर नज़र आ रहे हैं। अब ये दोनों जो अंजलि है और अंजलि की दोस्त हैं होटल के अंदर गए। इस होटल के अंदर पता नहीं उन दोनों के बीच में थोड़ी नोक-झोंक हो गई होगी। 11 साढ़े 11 बज चुके थे। ये अंजलि की माने तो जो अंजलि का फ़ोन है, अंजलि की माँ ने अंजलि को फ़ोन करके पूछा कि तुम्हारी आने की प्लानिंग किस टाइम तक रहेगी या फिर तुम्हारा काम कब तक ख़त्म हो जाएगा। तब अंजलि माँ को बताती है कि माँ अभी पार्टी चल ही रही है और जब तक 12 नहीं बजेंगे तब तक तो ये लोग ड्रिंक ही करेंगे और उसके बाद भी मुझे टाइम लग ही जाएगा यहाँ पर, तो काफ़ी टाइम जो है यहाँ पर पार्टी में लगेगा और ये सब मैं ख़त्म करने के बाद, सब समेटने के बाद घर वापस आ जाऊँगी। तब अंजलि की माँ कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम से आ जाना, लेट नाइट तो हो ही चुकी थी। 12 सवा 12 बजे का जो टाइम है हो चुका था और अब ये सब जो नोक-झोंक है अंजलि की और उसकी दोस्त की नोक-झोंक के बीच न सिर्फ होटल के अंदर होती है बल्कि बाहर भी इन दोनों का जो झगड़ा है वो सीसीटीवी में दिखाया जाता है। जनरली न्यूज़ जो चैनल है उन पे भी आपको दिखाया जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। जब पुलिस आके होटल वालों से पूछती है कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं तो वो लोग कहते हैं कि जी हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है। असल में उनकी क्या बैक स्टोरी है हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। वो एक दूसरे को जो है गाली गलौज कर रही थी और वो एक दूसरे के ही साथ नहीं बल्कि हमारे यहाँ आए हुए जितने भी गेस्ट थे सबके साथ वो गाली गलौज कर रहे थे। साथ ही होटल के बाहर खड़े होकर भी लड़ाई कर रहे थे।
अब चूंकि अंजलि का जो फ़ोन है वो बंद आ रहा था, इसीलिए अंजलि की जो माँ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी और वो भी घबराहट जो माँ है उनको हो रही थी। और माँ को तो वैसे भी घबराहट हो ही जाती है, बच्चों की जो इतनी फ़िक्र बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन तब उसे याद आया कि ठीक है, कोई बात नहीं, इवेंट को मैनेज करने में टाइम लग जाता है और ये उसका रोज़ का ही काम है, कोई नया काम तो है नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर लेट हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, वो हो सकता है कि शायद बैटरी ख़त्म हो गई हो, इसी वजह से, अब रेंज चली गई हो, किसी वजह से बंद हो गया होगा फ़ोन, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अंजलि की माँ सोच के, ये सब सोच के और आराम से सो जाती है। और उसने सोचा कि सुबह मेरी जो बेटी है वो घर आ जाएगी। सुबह जैसे ही हुआ और जैसे ही अंजलि की माँ ने सोचा कि सुबह चलो दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, अंजलि की माँ को लगा कि शायद अंजलि आ गई होगी। वो तुरंत जाकर दरवाज़ा खोलने लगती है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस वालों ने अंजलि की माँ को एक नंबर बताया और पूछा कि ये स्कूटी किसकी है। तो जो अंजलि की माँ है वो बताती है कि ये स्कूटी मेरी बेटी की है। क्या हुआ, क्या बात है? अंजलि की माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने कहा, हमें एक स्कूटी मिली है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। अब अंजलि की माँ को ये लग रहा था कि कोई बात नहीं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया होगा, छोटी मोटी चोटें लगी होंगी, वो जल्दी से ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुलिस वाले अंजलि की माँ को किसी हॉस्पिटल में न ले जाकर, हॉस्पिटल जो होता है एक सरकारी हॉस्पिटल, उसके लाश घर होता है जहाँ पर लाशें रखी जाती हैं, वहाँ पर लेके जाते हैं। और अंजलि की जो माँ है, उन्हें, उसके भाई को, सबको एक लाश दिखाई जाती है और वो लाश, उनसे पूछा जाता है कि किसकी है या क्या आप इसे पहचानते हैं। तो वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अंजलि की होती है। और अंजलि की माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और पूरे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल अब माँ को और उनके परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। वो बस रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, सभी से पूछ रहे थे कि आखिर ये किया किसने है, अंजलि के साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन पुलिस वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके दिमाग में भी कुछ और ही चल रहा था। उनके सामने केस सोल्व होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर लड़की मिल चुकी थी, लड़की की पहचान हो चुकी थी, लड़की की स्कूटी भी मिल गई थी। और अब पुलिस वालों को सिर्फ ये लगता है कि एक नॉर्मल एक्सीडेंटल केस है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ लड़की की मौत हो गई है, इसमें कार्रवाई करने जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा पुलिस वालों को लगता है। और ये केस ज़्यादातर केसों की तरह बंद हो जाता अगर उस रात एक आदमी ने, दिल्ली का एक रहने वाला एक आदमी है जिसका नाम दीपक होता है, अपनी आंखों से ना देखा होता कि असल में हुआ क्या है। जो दीपक है वो दरअसल एक दूध बेचने वाला है, दूध की दुकान है उसकी, एक डायरी है। दीपक जो है कांजीवाली इलाके में इसकी दूध की दुकान है और आसपास के जितना भी क्षेत्र है अपना दूध जो है वो सप्लाई करता है। और जैसा कि दूध का काम आपको पता ही है कि सुबह सुबह जल्दी उठकर करना पड़ता है ताकि वो सुबह होने से पहले लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सके। यहाँ हर रोज़ की तरह सुबह के 3 बजे हुए थे, 3 बजे का समय था। दीपक कांजावाला जो है में मौजूद थे, दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। तभी उसको वहाँ पर खड़खड़ की जो आवाज़ें हैं सुनाई देती हैं, ये तेज़ धमाका होता है। उसे लगा शायद किसी गाड़ी का जो पंचर वंचर हो गया होगा, लेकिन उसने जैसे ही धमाके वाली साइड देखा तो कुछ ऐसा ही लगा और उसे बस एक कार सामने से आते हुई दिखाई दे रही थी। उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। कार सामने से आई और दीपक के सामने से जैसे ही कट लगा और आगे से वो मुड़ी जो कार, क्योंकि वहाँ से 2 रास्ते निकलते थे, तो वहाँ से मुड़ने का जो रास्ता था वो दीपक के सामने ही था। तो जैसे ही वो कार है आगे से मुड़ती है, दीपक को दिखाई देता है कि शायद इस कार का पहले एक्सीडेंट हो चुका है, शायद इसी वजह से वो धीरे चल रही है। लेकिन उसके बाद दीपक की नज़र जो है गाड़ी का जो लेफ्ट वाला साइड है, टायर है जो, उसके जस्ट पीछे जो चेचिस होता है उसमें देखता है कि एक लाश अटकी हुई है। लाश वो भी चेचिस में, शायद ऐसा लगा उसे कि वो बंधी हुई है, लेकिन पता नहीं वो बंधी हुई थी या अटकी हुई थी। या यूँ कह सकते हैं कि यह लाश कहीं ना कहीं बेपरवाही का एक नतीजा है। और वो जो गाड़ी में बैठे लोग थे, गाड़ी को चला रहे थे और लाश को घसीटते हुए साथ में ले जा रहे थे।
तभी जब दीपक ने ये सारा मामला देखा तो दीपक का भी दिल दहल गया। उसने फ़ोन उठाया और 100 नंबर पर फ़ोन लगाया। उसने पुलिस वालों को बताया कि एक ग्रे कलर की ब्लैनो गाड़ी है, अभी अभी उसके सामने से जस्ट अभी गई है और वो कांजे वाला इलाका है, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, वहाँ से वो गाड़ी गई है, कुतुबगढ़ की ओर जा रही है और गाड़ी के नीचे एक लाश बंधी हुई है और प्लीज़ आप इस गाड़ी को यहाँ से फॉलो करके देखिए और पता लगाइए कि मैटर क्या है। पुलिस वाले जो है अपने हिसाब से जो दीपक है उसी से पूछताछ करने लग जाते हैं और उसे बोलते हैं कि हाँ बताओ, लोकेशन बताओ, क्या है तुम्हारी लोकेशन क्या है, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुमने गाड़ी को कब देखा, तुम्हारे सामने गाड़ी कब रुकी थी या चल रही थी, नहीं रुकी तो तुमने गाड़ी को क्यों नहीं रुकवाया। और यहाँ न जाने पुलिस वाले कितने अजीब अजीब सवाल जो हैं दीपक से पूछने लगते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने उसे एक अजीब सवाल भी पूछा। उन्होंने पूछा कि लाश पर कफन भी है या वो बिना कफन के है, लेकिन दीपक फिर भी उन्हें नरमाई से बिल्कुल हर एक चीज़ बता रहा था कि जो लाश है उसके ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं है। और देखिए जो दिल्ली पुलिस है चश्मदीद गवाहों से पूछ रही थी यहाँ पर कुछ अलग अलग और अजीब से सवाल। एक्शन लेने के बजाय वो सिर्फ टाइम पास किए जा रही थी। दीपक ने खुद बताया यहाँ पर सामने आकर कि कॉल उन्होंने तकरीबन 12 मिनट तक चली थी जब उनकी पुलिस वालों से बात हुई थी। 3:18 पर उसने कॉल किया था और 3:30 पर वो कॉल कटी थी। रात के 3:30 बज चुके थे। 12 मिनटों में के आसपास पुलिस जो चौकियां हैं वहाँ उसके नज़दीक जो लगती हैं वहाँ ना तो कोई पीसीआर भेजी गई और ना ही कोई पुलिस वाला वहाँ पर आया, बस बातों में ही टाइम ज़ाया किया गया। और हैरानी वाली बात तो ये है इस जो ये रात है, इस रात से जस्ट एक दिन पहले यानी कि न्यू ईयर से एक दिन पहले दिल्ली की जो पुलिस है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी कि और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान भी दिया कि न्यू ईयर की जो शाम है वो बहुत शांति से बीतेगी और कोई भी मस्तीबाजी नहीं होने देंगे। यहाँ पर 1000 की संख्या में पुलिस को दिल्ली की सड़कों पर तैनात किया जाएगा। पुलिस वालों जो है हर एक गाड़ी की जांच करेंगे, अल्कोहल है उसकी जांच करेंगे, क्योंकि हमें पता है न्यू ईयर की शाम है तो लोग जश्न में दारू वगैरह शराब वगैरह पीकर गाड़ी चलाएंगे। अगर ऐसा होता है कोई मिला तो उसका चालान काटेंगे। उसके बावजूद उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। और इस घटना में जैसा कि मैं बता रही हूँ 31 तारीख की जो ये रात है सुबह की एक जो है आ चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है सड़कों पर होना चाहिए था वो कॉल भी अच्छे से नहीं रिसीव कर पाई और ना ही उठा पाई, और जब उठाया तो उन्होंने सिर्फ टाइम पास ही करते दिखाई दिए। अब जो दीपक है वो कॉल पर बात कर रहा था, उसके बाद कॉल उसने कट कर दिया था, लेकिन उसने तभी देखा वही गाड़ी उसके सामने से दोबारा से यू टर्न लेकर जा रही थी और लाश अभी भी उसके नीचे बंधी हुई थी या फिर कहीं ये फंसी हुई थी। यहाँ दीपक ने फिर से कॉल किया पुलिस वालों को, चिल्लाना शुरू कर दिया कि जनाब जिस गाड़ी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो गाड़ी वापस यू टर्न लेकर मेरे सामने से अभी गुजरी है, अभी तक आप यहाँ पर क्यों नहीं आए, मैंने काफ़ी टाइम निकल चुका है। दीपक ने सोचा कि पुलिस वाले अब मेरी कोई हेल्प नहीं करेंगे। उसने जो मामला है अपने हाथों में लेने का सोचा, क्योंकि पुलिस वाले उसकी मदद ही नहीं कर रहे थे। तो जो दीपक है उसके बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी ये बात। तो अब जो दीपक है उसने अपनी स्कूटी उठाई और उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। यहाँ कार वालों ने अपनी स्पीड बढ़ाई। दीपक ने वापस अपनी दुकान पर आया और दुकान पर आते ही पहुँचने के बाद वहाँ पर उसकी एक ब्लेरो गाड़ी थी, वहाँ पर उसने उठाई वो गाड़ी और सोचा क्यों ना मैं उस गाड़ी का पीछा करूँ। पीछा किया और देखिए इत्तेफाक की बात यह है कि जो वो ब्लेनो गाड़ी थी ग्रे कलर की जिसके नीचे लाश जो है फंसी हुई थी वो उसे फिर से दिखाई दी रास्ते में ही बीच में। और वहाँ पर एक पीसीआर की गाड़ी भी उसने देखी। उस पीसीआर की गाड़ी के पास बोलेरो को उसने रोका, नीचे उतरा, पुलिस वालों से बात भी की, लेकिन पुलिस वाले उस टाइम पर नींद में थे। लेकिन दीपक ने उन्हें जगाने की कोशिश की, बताया कि ऐसी ऐसी गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी के नीचे एक लाश लटकी हुई है, आप तुरंत उस गाड़ी का पीछा कीजिए, प्लीज़ उस गाड़ी को रुकवाइए। तो पुलिस वाले उसकी बात पर कोई
गौर नहीं करते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। सोचिए, जो चश्मदीद जो गवाह है वो खुद एक्शन लेने के लिए बोल रहा है, लेकिन पुलिस वाले इस बात पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तब जो दीपक है वापस अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठा और फिर से उस बोलेरो गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते ये एक प्रॉब्लम हो गई थी कि जो बलेनो एक कट देकर अंदर की तरफ मुड़ गई और जो उसकी बोलेरो गाड़ी है वो पीछे ही रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गायब हो गई। काफ़ी देर तक उसने ढूंढा भी, लेकिन अभी तक वो काफ़ी दूर निकल चुकी थी। अब जो दीपक है उसको वो गाड़ी नहीं मिलती, बोलेरो गाड़ी जो है जिसमें लाश अटकी हुई थी, तो वो वापस अपनी डायरी पर चला आता है और करीबन सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस को एक कॉल आई कि कांजीवाला इलाके में सड़क के किनारे एक लाश पड़ी हुई है और वो भी एक लड़की की लाश है और उस लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है। पूरी निर्वस्त्र हालत में जो है लाश पड़ी हुई है। अब इस लाश की जांच कराने के लिए पुलिस मौके पर पहुंचती है। उन्होंने इस लाश को देखा। लाश की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसे लाश नहीं बल्कि टुकड़े ही कहा जा सकता था, वो भी बचे हुए टुकड़े, क्योंकि जो लाश है घसीट कर लगभग खत्म हो चुकी थी। अब सोचिए आप, 45 किलो के आसपास जो है अंजलि का वजन था, लेकिन लाश का जो वजन था सिर्फ 15 किलो के आसपास ही रह गया था। खैर, अब आगे चलते हैं और पुलिस वाले यहाँ पर लाश को देखते हैं और अपने कब्जे में लेते हैं और एमजीएम हॉस्पिटल में पहुँचा देते हैं। दूसरी तरफ एक एसएचओ है जो उसे टाइम सुबह ड्यूटी पर थे। उन्हें एक फ़ोन आता है, बताया जाता है कि एक्सीडेंटल एक स्कूटी है सड़क के किनारे पड़ी हुई है और आप इसे देखकर ले जाइए। ये स्कूटी किसकी है? पुलिस तुरंत के पास जो है पहुंच जाती है। स्कूटी का जो नंबर प्लेट है, उस नंबर प्लेट से पता कर लिया जाता है कि ये स्कूटी जो है किसकी है। अमन विहार की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम अंजलि होता है, उसी के नाम पर ये जो स्कूटी है रजिस्टर होती है। अब इस लड़की की स्कूटी भी मिल जाती है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने से पहले पुलिस तुरंत सुबह 6 बजे के आसपास अमन विहार अंजलि के घर पहुंचती है और दरवाज़ा खटखटाती है। अंजलि की माँ आई और पुलिस उन्हें साथ ले गई, लाश की पहचान करवाई और ये नई साल की जो सुबह है ये मामला मीडिया में आ चुका है। और वैसे भी ये मामला सिर्फ इसी वजह से इतना बड़ा बन चुका था क्योंकि एक चश्मदीद जो गवाह है दीपक था, वरना इस मामले का अता पता भी नहीं चलता। तब पुलिस वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि करीबन रात के 3 बजे के आसपास इस लड़की को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया है, चेचिस के ऊपर बांधकर या फिर फंसाकर तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक इसे घसीटा गया है। खुद सोचिए कि रात के टाइम उस वक्त टेम्परेचर तकरीबन 3 से 4 डिग्री होगा और लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं और गाड़ी के नीचे चेचिस में फंसी हुई है। उसके कपड़ों की वजह से फंसी हुई थी या फिर किसी और तरीके से फंसाई गई थी। धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों पर घसीटती जा रही थी। कितना दर्दनीय होगा और कितना असहनीय होगा, आप खुद सोच कर देखिए। हमें ठंडे में जब चोट भी लग जाती है तो चोट भी कितने दिनों तक परेशान करती है। अब उस बेचारी अंजलि के बारे में सोच कर देखिए कि जिस रात में उसे भरी ठंडी में न तो सिर्फ एक्सीडेंट का सामना